ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के सवाल और जवाब देख रहे हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लास एंड ऑब्जेक्ट? क्लास और ऑब्जेक्ट, एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसका नाम ही कहां से शुरू होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि हर चीज ऑब्जेक्ट के अराउंड चलती है। लेकिन ऑब्जेक्ट बनता है क्लास से। हम एक क्लास बनाते हैं और उसको इंस्टेंशिएट करते हैं या उसके ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो क्लास को आप कह सकते हैं खाका। खाका मतलब एक ब्लूप्रिंट, या ये कहें कि इसको ब्लूप्रिंट कह लीजिए या आप टेम्पलेट कह लीजिए। इसी से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब एक क्लास बनाएंगे, उसके अलग अलग हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ऑब्जेक्ट 2 हो गया, ऐसे आप इन्यूमरेबल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये जो क्लास है, क्योंकि आप बनाते हैं इसलिए ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, आपने बनाया है इसको। एक क्लास के अंदर क्या क्या होता है? एक क्लास को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, जैसे अगर हम नाम दें इसको माय क्लास, तो उसके अंदर आपके यहां पर वेरिएबल्स होंगे, हम डेटा कह रहे हैं जिसको। वेरिएबल्स हो सकते हैं, उसके साथ आपके कांस्टेंट वैल्यूज हो सकती हैं। उसके अलावा यहां पर फंक्शंस, मेथड या ऑपरेशन कहते हैं उसको, और वो इन वेरिएबल्स पे काम करेगी। और भी चीजें होती है, लेकिन मेन चीजें ये हम बात करते हैं। जब ये रन टाइम हो रहा होता है तब ये मेमोरी कंज्यूम नहीं कर रही होती। क्लास ये डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। क्लास इज नॉट अ डेटा स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा। केवल ये ब्लूप्रिंट है, ये एक लॉजिकल एंटिटी है जो आप बनाते हो कि अंदर क्या क्या होगा। जब ये इसके ऑब्जेक्ट बनते हैं तब काम शुरू होता है। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि यहां पर आपने डेटा को फंक्शन के साथ बाइंड कर दिया एक क्लास के अंदर। अब हम आते हैं हम ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे आपने ये क्लास बना ली, अब आप क्या करेंगे, ये माय क्लास हो गया, इसका आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे ऑब्जेक्ट 1 बनाया आपने, ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट ही असली में, क्योंकि ये तो ब्लूप्रिंट है केवल, ऑब्जेक्ट ही असली वो है जो रियल वर्ल्ड एंटिटी, जो अगर मान लीजिए आपने ये कहा माय हाउस या माय कार, एक मान लीजिए एक क्लास बनाते हैं माय कार, तो कार रियल वर्ल्ड एंटिटी है। अब कार का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कार के अंदर आप आपके मेथड्स देंगे, आपके वेरिएबल्स देंगे, उसके बाद जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट कार ऑडी भी हो सकती है, कार बीएमडब्ल्यू भी हो सकती है, कार आपकी मारुति भी हो सकती है। तो असली में ये ऑब्जेक्ट होता है रियल वर्ल्ड एंटिटी। ये है आपके रियल वर्ल्ड एंटिटी। और यहां से जब आप, जैसे मान लीजिए आपने ये फंक्शन लिखा, तो यहां से obj1 डॉट इस फंक्शन को कॉल करेंगे, या obj1 डॉट इस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। तो ये तरीका क्या हुआ कि इसी के ऑब्जेक्ट के पास है फंक्शन वेरिएबल जो क्लास के अंदर आपने डिफाइन किए हैं। क्लास अपने आप में कोई मेमोरी रखता नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट जैसे बनाते हैं आप, अब ये अपनी मेमोरी, मतलब ये मेमोरी लेगा, ऑब्जेक्ट लेता है मेमोरी। अलग अलग ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके अलग अलग स्टेट्स होते हैं और बिहेवियर होते हैं और उनका विशेषताएं होती हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट? एक क्लास और ऑब्जेक्ट में 1 बाय 1 अगर हम डिफरेंस पता करें, पहली चीज कि क्लास जो होती है वो क्लास एक केवल ब्लूप्रिंट है। यानी जब आप एक क्लास बनाते हैं, या कोई भी नाम हो सकता है, मान लीजिए एक कार की क्लास बना दी आपने, इसमें आपने डेटा 1 रख दिया और एक फंक्शन बना दिया fn। तो ये डेटा और वेरिएबल जो क्लास के अंदर रखे हैं, ये एक ब्लूप्रिंट है। अभी तक ये कुछ नहीं कर रहा है, कोई ये डेटा स्ट्रक्चर भी नहीं है जब तक आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? कार क्लास का नाम हो गया। आप मेरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे फोर्ड। कार क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया फोर्ड। ऐसे एक इसी कार का ऑब्जेक्ट बना दिया आपने टोयोटा। ओके, अब इसका ऑब्जेक्ट बना है। तो जो क्लास है वो केवल एक लॉजिकल एंटिटी है, ये एक ब्लूप्रिंट है, खाका है। ऑब्जेक्ट जो है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी है। क्लास अपने आप में कोई मेमोरी नहीं लेती है,
क्लास आपने जब लिख दिया प्रोग्राम में, कोई मेमोरी नहीं ले रही हो। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जो भी इसके अंदर आपने कंटेंट रखा है, डेटा रखा है, फंक्शंस रखे हैं, कांस्टेंट रखे हैं, वो सब अब आप जगह लेने लगेंगे। तो रियल वर्ल्ड एंटिटी तभी शुरू होती है जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन उसके लिए क्लास बनाना जरूरी है। क्लास पूरी तरह से लॉजिकल एंटिटी है, इसका मतलब ये कंसेप्चुअल है। एक क्लास का खाका बनता है कि ऐसा ऐसा होगा, ये वेरिएबल होंगे, ये फंक्शन इन वेरिएबल पे काम करेंगे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट, ये हम यहां पर जब ऑब्जेक्ट बना देंगे, आप ये ऑब्जेक्ट बना दिया, इस ऑब्जेक्ट से डॉट करके आप ये डेटा एक्सेस करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से आप डॉट करके, और भी तरीके होते हैं, ये फंक्शन आप एक्सेस करेंगे। तो इसका मतलब यहां पर जब ऑब्जेक्ट बनता है तब ये रियल होता है। क्लास अपने आप में एक कॉन्सेप्चुअल एंटिटी है। यहां पर आप क्लास में देखेंगे डेटा और फंक्शन ये आपस में जुड़ गए, मतलब एक ब्रेसेस के अंदर आ गए। इसका मतलब अब एक क्लास ने इसको एक यूनिट में रख लिया है। एक फंक्शन नहीं, यहां पर हो सकता है 100 फंक्शन हो, एक डेटा वेरिएबल नहीं, हो सकता अलग अलग टाइप के अलग अलग डेटा वेरिएबल हो। तो ये आपकी एक सिंगल यूनिट बन गई। लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है ये एक वेरिएबल है इस क्लास का। जैसे आप ऐसे बनाते हैं ना प्रोग्रामिंग, इंट वेरिएबल एक्स, इसी तरीके से ये जो है आपका एक डेटा टाइप हो गया। क्लास इज अ डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्योंकि ये आपने बनाया है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने नहीं दिया है। और ये एक्स जो होगा, जैसे इंट एक्स करते हैं तो एक्स इंटीजर वेरिएबल है, ऐसे ही ये जो क्लास आपने, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो क्लास का वेरिएबल है। क्लास मेमोरी बिल्कुल नहीं लेती है, लेकिन ऑब्जेक्ट जैसे आप बनाते हैं, इंस्टेंशिएट करते हैं, इसीलिए इसको हम इंस्टेंसिएशन कहते हैं कि भाई अब हमें मेमोरी भी चाहिए। तो जब हमने फोर्ड बनाया तो फोर्ड ने मेमोरी लेना शुरू कर दिया। जितने डेटा है, जितने फंक्शन है, उस तरीके की वो मेमोरी आपकी एलोकेट हो जाएगी उसको। देखिए, क्लास एक डेटा टाइप है और ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। मतलब आप इसे डिफाइन करें, क्लास का नाम खुद आपने रखा है ना, ये कार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने तो दी नहीं। तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। और ऑब्जेक्ट क्या है? इस क्लास का एक इंस्टेंस है। इस क्लास का एक इंस्टेंस फोर्ड हो गया, इस कार का एक इंस्टेंस टोयोटा हो गया। इसके अलावा क्लास को केवल एक बार बनाते हैं हम, उसके बाद बात खत्म। जब हमने क्लास एक बार बना के खत्म कर दी तो इस क्लास के आप सैकड़ों, एक नहीं दो नहीं, सैकड़ों, जितने ऑब्जेक्ट आप चाहे उतने बना सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। मेमोरी ही इसकी लिमिट है, रिसोर्सेज ही इसकी लिमिट है। जब आप क्लास बनाते हैं तो यहां पर क्या कीवर्ड यूज कर रहे हैं आप? क्लास। तो इसके लिए आप क्लास कीवर्ड से बनाते हैं। क्लास कीवर्ड, क्लास लिया, उसके आगे जो भी आप नाम, आपको नाम रखना है क्योंकि ये यूजर डिफाइंड है, उसके अंदर जो भी आप देंगे वो भी यूजर डिफाइंड होगा। मतलब डेटा वेरिएबल का नाम, उसके जो टाइप्स होंगे वो तो खैर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देगी, लेकिन बाकी चीजें आपकी यूजर डिफाइंड होगी। ऑब्जेक्ट जो अब आप बनाते हैं तो यहां पर न्यू करके बनाते हैं, क्योंकि न्यू जैसे मैंने कहा ना, ये मेमोरी लेता है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका जो है वो न्यू से होता है। यहां पर आप न्यू करेंगे। न्यू इज ऑल अबाउट न्यू। मैंने इसलिए यहां न्यू नहीं लिखा है, मैं आपको केवल एक बहुत ही क्लीन तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। न्यू इसलिए होता है, अगर न्यू लिखता तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यू का मतलब होता है मेमोरी अलोकेशन। C++ में न्यू मेमोरी अलोकेट करता है, डिलीट जो है मेमोरी डीअलोकेट करता है, जो काम हमारा मैलोक वगैरह किया करता था सी में। खैर सी में तो क्लास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक और चीज, क्लास बना लीजिए, इसके ऑब्जेक्ट मत बनाइए, ये कुछ नहीं कहेगी, क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जब तक क्लास नहीं बनाएंगे उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? तो ऑब्जेक्ट क्लास के बगैर नहीं रह सकता, मतलब उसके बगैर बन ही नहीं सकता। तो ये चंद डिफरेंसेस हैं। व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन क्लास एंड स्ट्रक्चर? देखिए, सी में स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा यूज होता है, फंक्शन स्ट्रक्चर। अब जो नई लैंग्वेजेस आई उनमें फिर, क्योंकि वो उन्हीं से निकली, सी के बाद C++ आई, जावा आई, तो उसके बाद फिर स्ट्रक्चर को भी उसमें दिया गया। लेकिन थोड़ा सा अंतर है इन क्लास और स्ट्रक्चर में। क्या अंतर है? पहली चीज समझिए कि क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है और उस ब्लूप्रिंट से ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं आप। यानी हमने एक क्लास बना ली, मान लीजिए कार का वेरिएबल दे दिया हमने कुछ,
कार के फंक्शंस दे दिए। अब ये जो आपने बनाया है ये एक क्लास बनाई है, इसके आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे आपने यहां पर कार कहा, या मैंने कहा कार का फोर्ड, कार टोयोटा, ये ऑब्जेक्ट बना दिए। तो क्लास को हम कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट्स है, इसका ग्रुप है, जो क्योंकि ये इसी से बना है, ये भी इसी से बना है, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम हो गई। स्ट्रक्चर जो है वो कलेक्शन होता है अलग अलग डेटा टाइप का, यानी आप ऐसे बनाते हैं स्ट्रक्ट, यहां पर एक वेरिएबल देंगे, जैसे इंट एक्स कर दिया, फ्लोट वाई कर दिया। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर कलेक्शन है किसका, अलग अलग डेटा टाइप का। यहां पर आपके ये क्लास को आप ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन कहेंगे। क्लास के अंदर क्या क्या होगा, डेटा मेंबर्स, जैसे ये वेरिएबल हो गए, और ये फंक्शन जो इस पे काम करेंगे। लेकिन यहां पर आपके फंक्शन नहीं होते, स्ट्रक्चर के अंदर केवल वेरिएबल्स ही होंगे, डेटा मेंबर्स ही होंगे। क्लास सपोर्ट करता है इनहेरिटेंस। एक क्लास आपने कार बनाई, इसके बाद मैं एक और क्लास बना दूंगा, मान लीजिए मैं बना देता हूं क्लास मशीन, और इसको मैं यहां से इस कार से इनहेरिट कर लेता हूं। तो इसकी सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गई, और जो कुछ इसके अलग से लिखनी है वो हम यहां लिख देंगे। रीयूजेबिलिटी भी हो गई, इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब इससे इस क्लास को बनाना, ये अपनी प्रॉपर्टी भी रख सकती है, या खालिस ये इसी को इनहेरिट कर सकती है। स्ट्रक्चर में तो इनहेरिटेंस का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। मेंबर जो वेरिएबल्स हैं, क्लास अपने आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते आप इसमें। क्यों, ये सब ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा, जो भी होगा ऑब्जेक्ट बना के होगा। यहां पर आप मेंबर वेरिएबल्स को यही आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर का भी जैसे क्लास का जो वेरिएबल बनाया है ना, इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसी तरीके से जैसे स्ट्रक्ट का ये बनाया आपने, स्ट्रक्ट, इसका भी वेरिएबल बना सकते हैं, ए बी ऐसे करके वेरिएबल बना सकते हैं, इनके भी वेरिएबल बना देंगे आप। ये एक रेफरेंस है, और ये आपका टाइप है, ये टाइप रेफरेंस है, ये टाइप वैल्यू है। क्योंकि ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये केवल रेफर, क्योंकि जैसे आप कार का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो रेफर करेगा इसको। यहां पर आपकी प्रॉपर वैल्यूज है, और यहां पर क्लास में अगर आपने कुछ नहीं दिया है तो अपने आप सब कुछ डिफॉल्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट प्राइवेट। जैसे मैंने एक बार फंक्शन लिखा, मान लीजिए मैंने फंक्शन लिखा कार के लिए कि रन, इसके अंदर है मान लीजिए, तो ये अपने आप प्राइवेट हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर आपको इसको पब्लिक करना है, प्रोटेक्टेड करना है, तो देना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रक्चर में अगर आप सारे मेंबर देंगे तो ये अपने आप पब्लिक है, इनको प्राइवेट करने के लिए प्राइवेट लिखना पड़ेगा। ये जो कीवर्ड है इसके लिए क्लास यूज करते हैं, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। और यहां पर आखिर में हम इसका नाम भी देते हैं, यहीं पे इसके वेरिएबल भी डिफाइन कर देते हैं। जो इसका इंस्टेंस बनता है क्लास का, वो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आप यहां देख रहे हैं। और जो इसका ये जो इंस्टेंस बने स्ट्रक्चर के, उनको हम स्ट्रक्चर वेरिएबल कहते हैं। ये भी स्ट्रक्चर वेरिएबल है। जब हम कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, और इसीलिए हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऊप्स इतनी पॉपुलर हुई, क्योंकि सब कुछ क्लास पे चलता है, ऑब्जेक्ट पे चलता है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर पे डील करेंगे तब हमको क्लास पे काम करेंगे। लेकिन अगर आपके पास प्लेन डेटा स्ट्रक्चर, प्लेन वेरिएबल्स है, प्लेन यहाँ पर कंटेंट है, तो आप ये छोटे डेटा स्ट्रक्चर के लिए आप स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। देखिए, क्लास डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर एक डेटा स्ट्रक्चर है। What is the concept of access specifier? When should we use them? देखिए, एक्सेस स्पेसिफायर मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये आपका घर है। अब मैं और मेरा दोस्त, मैं आना चाहता हूं, आपने कहा कि ओके, आप हमारे दोस्त हैं, आपको हम कर देते हैं पब्लिक, आप इस घर में आ सकते हैं। और ये जो दोस्त है, इसको हमने कह दिया कि आप प्राइवेट है, आप नहीं आ सकते यहां पर। मतलब हमने लगा दी इन पर रिस्ट्रिक्शन। तो पब्लिक का मतलब, प्राइवेट का मतलब यही है एक तरीके से। प्रोटेक्टेड का मतलब एक बीच का हो गया कि आप कभी आ सकते हैं, कभी नहीं आ सकते। अब इसका भी
ये जब इनहेरिटेंस लेते हैं तब की बात आती है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सेस स्पेसिफायर है ये बेसिकली एक्सेस के लिए ही है कि भाई आपको किसको एंट्री देनी है, किसको एग्जिट देनी है, और किसको एक्सेस कर सकते हो आप, किसको कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं एक्सेस कर सकता। तो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ऊप्स की जहां हम बात करते हैं, एक जो ये सारे वर्ड आप देख रहे हैं इनको एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। ठीक है जी, इनको एक्सेस स्पेसिफायर भी कहते हैं और इनको एक्सेस मॉडिफायर भी कहते हैं, क्योंकि इनकी एक्सेस मॉडिफाई कर दिया आपने ना। अगर आपने कोई वेरिएबल लिखा उसके आगे आपने प्रोटेक्टेड लगा दिया तो उसकी एक्सेस को आपने मॉडिफाई कर दिया, है ना। तो ये बेसिकली प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये आपकी एक्सेसिबिलिटी किसकी, क्लास की, मेथड्स की, क्लास की, मेथड्स की, और ये जो मेंबर्स हैं इनकी क्या एक्सेस होगी, कौन बाहर से इनको एक्सेस कर सकता है, अंदर से कौन एक्सेस कर सकता है, कोई अगर इसकी इनहेरिटेड क्लास है कौन कौन सी इसको एक्सेस कर सकती है, उसके एक्सेस को रोकने और उसको फ्री करने के लिए पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड यूज करते हैं, जो एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर दोनों कहलाते हैं, राइट। अब जैसे जावा के पास एक और भी एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि डिफॉल्ट है, एक डिफॉल्ट भी होता है। तो ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं आपके, जो आप डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और डेटा हाइडिंग की बात करते हैं, वो सारी की सारी कहां से कैसे इंप्लीमेंट होती है, वो इंप्लीमेंट इन्हीं के थ्रू होती है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इन्हीं से होती है, राइट। और बेसिकली एक इनकैप्सुलेट जब आप करते हैं तो कौन सी चीज, अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने आपसे कहा था ये डेटा पे ध्यान देती है। तो डेटा जो था वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या था, वहां फंक्शन पे काम होता था, डेटा पे काम होता ही नहीं था। तो डेटा पे अगर ध्यान देना है तो आपकी उसको एक्सेसिबिलिटी, उसकी कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, रोकनी पड़ेगी। यही है एक्सेस स्पेसिफायर। अब आप यहां पर देखिएगा, ये एक क्लास है, ये क्लास का नाम है। आपने कहा एम्प्लॉय सैलरी, इसको कर दिया प्राइवेट, और ये जो एम्प्लॉय नेम है इसको कर दिया पब्लिक। अब यहां पर आपने ये बेसिकली यही बता रहा हूं, कौन क्या एक्सेस करेगा अभी नहीं बता रहा हूं, केवल पब्लिक प्राइवेट बता रहा हूं। ऐसे आप प्राइवेट लिखते हैं तो ये जो सैलरी, कंप्यूट सैलरी आपने बनाया है, इसको आपने कर दिया प्राइवेट। अगर ये जो मेथड है ये आप किसी और क्लास से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। केवल इसके ये जो वेरिएबल्स हैं जो इसके प्राइवेट होंगे उसको इसी के फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक को तो खैर कर सकते हैं, बाहर के यहां के पब्लिक को कर सकते हैं। इनहेरिटेड जो क्लास है वो तो प्राइवेट को नहीं कर सकती, वो केवल प्रोटेक्टेड को कर सकती है। ठीक है जी, तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड का काम ऐसे ही है। What are the manipulators in object oriented programming and how it works? अब मैनिपुलेटर्स का नाम ही बता रहा है कि ये मैनिपुलेट करता है, चीजों को बढ़ाता, घटाता, छोटा बड़ा करता है। ठीक है जी, तो ये केवल इनपुट और आउटपुट स्टेट में करते हैं। जैसे अगर आपको सी का याद हो तो प्रिंटफ से करते थे, सी प्लस प्लस में सी आउट सी इन से होता है, सी आउट और सी इन होता है, तो इसी में लगता है ये, राइट। मैं पहले आपको बता दूं ये क्या है, फिर हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। मैनिपुलेटर्स जो है वो क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए फंक्शंस है। क्या है? फंक्शंस है, और ये हेल्पिंग फंक्शंस है, मदद करते हैं आपको। जो भी इनपुट आप ले रहे हैं, जो भी आउटपुट दे रहे हैं, उसको वो कैसे दिखाई देगा, वो कितना छोटा कितना बड़ा होगा, वो ये मैनिपुलेटर्स करते हैं। तो आप ये देखेंगे, ये जो इंसर्शन है, या ये कहेंगे इंसर्शन और जहां पर आप सीन यूज करेंगे, जहां पर सी आउट यूज करेंगे, इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, वहां पर ये काम करता है। मतलब ये सीन सी आउट पे करता है, इनपुट आउटपुट पे करता है। मॉडिफिकेशन किसी भी इनपुट या आउटपुट स्ट्रीम का मतलब ये नहीं है कि आप एक्चुअल वैल्यू को चेंज कर दे रहे हैं। ये केवल आप मतलब एक्चुअल डेटा को नहीं चेंज कर रहे हैं आप, वो कैसा दिखाई देगा उसको ही चेंज कर रहे हैं आप। तो दो टाइप के मैनिपुलेटर्स हैं आपके पास, एक आर्ग्यूमेंट के साथ होते हैं, एक विदाउट आर्ग्यूमेंट होते हैं। अभी मैं आपका एग्जांपल इसको बताता हूं। तो मैंने जैसे बताया, मैनिपुलेटर हम इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट में यूज करते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे एंड लाइन है, फिक्स्ड है, शो पॉइंट है, सेट डब्ल्यू यानी कि सेट विड्थ है, सेट प्रिसिशन यानी कि जो डेसिमल के बाद जो दिखाई देगा उसके लिए है। ये मैनिपुलेटर्स करते क्या है कि जो चीज जैसे बाहर की तरफ दिख रही है आपको, मतलब आपके
स्क्रीन पे दिख रही है या डिस्प्ले पे दिख रही है उसको कंट्रोल करता है, उसको दिखेगी कैसे, है ना। जैसे एंड लाइन है, वो क्या करता है, अपने लाइन को टर्मिनेट कर देता है, जहां जिस लाइन पे आप एंड लाइन कर देते हैं वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है और ब्लैंक लाइन आउटपुट आपको दे देता है ना। तो ये काम केवल मैनिपुलेटर कर रहा है। अब आप देखिए, जैसे हमने कहा सी आउट, ये सेट डब्ल्यू मतलब होगा ये सेट विड्थ कर देगा। तो सेट विड्थ हमने 8 किया और यहां पर 1 प्रिंट करने की कोशिश की, थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन उसको समझिए, यहां पर 8 की जगह बन जाएगी और ये आप कहां लिख रहे हैं 1 यहां पर। सेट डब्ल्यू आपने कहा 10, तो 10 यहां लिखा जाएगा, ये 8 की जगह बनेगी। सेट विड्थ का मतलब 8 की जगह बनेगी, अगर आप प्रिंट कराएंगे तो वो यहां दिखाई देगा। समझ गया सेट विड्थ क्या है। ऐसी सेट फिल है, अगर सेट फिल आप करते हैं तो यहां पर ये बाकी चीजें, ये जो आपके ये तो स्पेसेस थे, ये आपको ये ब्लैंक स्पेसेस है दिखाई नहीं देंगे आउटपुट में, लेकिन सेट फिल करेंगे तो आपको यहां पर ये स्टार दिखाई देने लगेगा। ऐसी सेट प्रिसीशन है। सेट प्रिसीशन का मतलब ये है कि 1 2, देखिए मैं इसको ऐसे बताता हूं, आपके पास नंबर है 135.456, आपने सेट प्रिसीशन कर दिया 5 का मतलब क्या है, कुल मिला के 5 होने चाहिए, तो आपके 5 आएंगे, 3 आपके यहां पे डेसिमल और डेसिमल के बाद 2, तो इस तरीके से आएगा। और भी तमाम चीजें हैं इसमें सेट प्रिसीशन, अगर आप और भी तरीके हैं इसको करने के। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर भी कि इसके अलग अलग एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने यहां कुछ यूज भी किए, और क्या क्या यूज किए यहाँ पे, एंड लाइन, WS, फ्लश ऐसे हैं, सेट वैल, सेट डब्ल्यू, सेट फिल जो हमने यहाँ यूज भी कर लिया, सेट बेस, सेट आईओएस फ्लैग, और इसके अलावा और भी आपके मैनिपुलेटर्स है, शो पोजीशन, फिक्स, साइंटिफिक, हेक्स, डेक, ऑक्ट। व्हाट आर द रूल्स फॉर क्रिएटिंग अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को बनाने के क्या रूल्स हैं। पहली चीज, कंस्ट्रक्टर क्या है। देखिए, कंस्ट्रक्टर, जैसे ही आप एक क्लास बनाते हैं, ये आपने क्लास बनाई, क्लास का जो नाम है, ये क्लास का नाम क्या है, कैलकुलेशन। इसी नाम से अगर आप एक फंक्शन अंदर लिखते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो क्लास में एक कंस्ट्रक्टर अपने आप बन जाता है। आप समझ रहे हैं। जैसे मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मान लीजिए कैलकुलेशन है तो मैं ऐड कर देता हूं, एक मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। जैसे ही मैं ये बनाऊंगा और इसको इंस्टेंशिएट करूंगा, अपने आप कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। समझ गया। कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है। ये इस एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको फ्री में मिलता है, बनता ही बनता है। इसके अलावा क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टर है ये एक फंक्शन है, और क्योंकि फंक्शन की पॉसिबिलिटी क्या है, आप कितने भी फंक्शन बना सकते हैं, तो क्योंकि ये कैलकुलेशन भी एक फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन है, तो ऐसे आप 100 सैकड़ों कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। बस कंस्ट्रक्टर ध्यान रखिएगा कि उसमें जो इनपुट टाइप होगा या रिटर्न टाइप होगा उस हिसाब से काम करता है। अब मैंने आपको कहा कि रिटर्न टाइप, तो इसका रिटर्न टाइप तो होता नहीं है ना, तो इसके जो इनपुट टाइप है उस पर काम करेगा। पहली चीज, कोई भी जो आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे या जो डिफॉल्ट होता है उसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होता है। ये मेन चीज है। कोई अलग दूसरा फंक्शन बनाएंगे उसमें कम से कम एक वॉइड तो देंगे ही देंगे आप, खाली अगर रिटर्न टाइप नहीं देते हैं तो वॉइड देंगे। इसमें नहीं देने की जरूरत है, इसमें देने की जरूरत एक तो आपको वैसे ही मिलता है। कंस्ट्रक्टर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम बार बार चीजों को इनिशियलाइज ना करें। एक ही बार अगर हमारे कुछ वेरिएबल्स है, जैसे एक्स और वाई है, मैं एक्स को 10 वैल्यू देना चाहता हूं, वाई को 10 वैल्यू देना चाहता हूं, जब भी ऑब्जेक्ट बने हमेशा 10 वैल्यू देना चाहता हूं, तो क्या होगा, या 0 देना चाहता हूं, इनिशियलाइज कर लेना चाहता हूं, तो फिर मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल दूंगा, क्योंकि अपने आप जैसी आपका ऑब्जेक्ट बनेगा अपने आप ही कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। ठीक है। इसका नाम और इसका नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसको आप स्टैटिक नहीं बहुत बना सकते, कंस्ट्रक्टर कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्टर कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्ट को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टर को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। ओवरराइड का मतलब ये होता है इस कंस्ट्रक्टर की मैं दूसरे क्लास में जाके दूसरी डेफिनेशन लिख दूं, नहीं, ये फाइनल भी नहीं हो सकता। फाइनल जो होता है C++ में कांस्टेंट का काम करता है, जो C में कांस्टेंट था ना वही काम फाइनल करता है, तो इसको कांस्टेंट भी नहीं बना सकते। तो ये कुछ रूल्स हैं इसके। What are the differences between constructor and the method in Java? अब क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा भी है, C++ भी है,
तो क्या डिफरेंस होते हैं एक कंस्ट्रक्टर में और मेथड में? कंस्ट्रक्टर जो है वो एक मेथड है। अब आप बोलेंगे ये तो फिर गड़बड़ हो गया मामला। कंस्ट्रक्टर मेथड ही है, लेकिन कंस्ट्रक्टर आपके एक क्लास का ऐसा फंक्शन है, ऐसा मेथड है जो आपको हमेशा फ्री में मिल जाता है, एक मिल जाता है, उसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ऐसे तमाम कंस्ट्रक्टर आप बना सकते हैं। ओके, मेथड जो होता है वो यूजर डिफाइंड होता है, वो आप खुद बनाते हैं। अब आप देखिए एक एक करके देखिए, कंस्ट्रक्टर जो होगा, कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वो बिल्कुल सेम नाम होगा जो क्लास का नाम होगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा क्लास, मान लीजिए मैंने ऐड क्लास बनाई और इसके अंदर मैंने दे दिया ये ऐड। तो ये जो मैंने बनाया ऐड, ये है, ये भी ऐड है। तो ये जो फंक्शन हुआ ये आपका कंस्ट्रक्टर हो गया, इसका नाम वही नाम होगा जो इसका होगा। अब इसी के अंदर मेथड का क्या होगा, अब मैं इसमें एक मेथड बनाता हूं ऐड का, सेट वैल्यू। इसके अंदर डेफिनेशन नहीं डाल रहा हूं, लेकिन इसका नाम अलग अलग है। ठीक है जी, इसका नाम अलग अलग है, तो ये मेथड हो गया। ये आपको, ये स्पेशल टाइप का मेथड है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड है जो आपके क्लास के जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे आप ऐड का एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, मान लीजिए obj1, तो इसके अंदर जो भी, जैसे आपने यहां पर एक वेरिएबल ले दिया इंट x इंट y, आप चाहते हैं जब भी ऑब्जेक्ट बने ये x और y इनिशियलाइज हो जाए 0 में, तो ये हमने किसमें दे दिया, कंस्ट्रक्टर के अंदर दे दिया। तो इसका मतलब ये है इनिशियलाइज करना ऑब्जेक्ट की वेरिएबल्स को या वैल्यूज को। और जो फंक्शन होते हैं वो कुछ ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो आप कहीं भी किसी भी जगह कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट से कहीं भी कॉल कर सकते हैं। जो आपका कंस्ट्रक्टर होता है वो आपका जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये इंस्टेंस क्रिएट करता है, ये अपने आप चल जाता है। एक मैंने कहा ना, एक तो मिल ही जाता है, ऐसे सैकड़ों आप बना सकते हैं अलग अलग डेटा टाइप दे के। ओके, मेथड जो होता है वो जो भी आप कोड लिखेंगे फंक्शन के अंदर लिखेंगे, फिर इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे। जैसे obj, इसको कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है, हमने कॉल किया अपने आप कॉल हो जाएगा ये। लेकिन इसके लिए हमको obj.setValue करके ऐसे कॉल करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट से। तो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो इम्प्लिसिटली, यानी कि अपने आप, जैसी ऑब्जेक्ट बनाया अपने आप कॉल हो जाता है। लेकिन कोई भी फंक्शन या मेथड होगा उसको हमको खुद कॉल करना पड़ता है। अगर हमने कोई एक और क्लास बनाई जिसे हम सब क्लास कहते हैं, तो कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप एक और सब क्लास बनाएंगे और इस क्लास को इनहेरिट करेंगे, ये फंक्शन इनहेरिट हो जाएगा, मतलब वो वाली क्लास इस फंक्शन, ये वाला फंक्शन उस क्लास को भी मिल जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं कोई रिटर्न टाइप नहीं है, लेकिन इसका कोई ना कोई रिटर्न टाइप होगा। एक फंक्शन का रिटर्न टाइप या मेथड का रिटर्न टाइप होना चाहिए, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। जावा में आप इसको ओवरराइड नहीं, जावा की बात कर रहा हूं, जावा में इस कंस्ट्रक्टर को आप ओवरराइड नहीं कर सकते, लेकिन फंक्शन को तो ओवरराइड कर सकते हैं। यानी जब बेस, मैंने इसकी एक और क्लास बनाई और इससे इनहेरिट कर लिया, तो वहां जाके मैं सेट वैल्यू लिख के उसकी दूसरी, ये जैसे 4 लाइन है मैं 3 लाइन लिख दूंगा, कुछ अलग लाइन लिख दूंगा, है ना। कंस्ट्रक्टर को आप स्टैटिक नहीं बना सकते, क्योंकि ये आपका यूजर डिफाइंड है, ये अपने आप इसको स्टैटिक बना सकते हैं, है ना। जावा अपने आप, जावा का कंपाइलर जो होगा अपने आप इस कंस्ट्रक्टर को आपको दे देगा, ऑटोमेटिकली प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये आपको खुद मिल जाएगा। इसके अंदर कुछ नहीं होगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन एक ब्लैंक आपको कंस्ट्रक्टर दे ही देगा ये। लेकिन मेथड जो होगा वो तो आपको खुद लिखना है। जैसे सेट वैल्यू आपने खुद लिखा है, एक गेट वैल्यू करके फंक्शन लिखेंगे, वो खुद लिखेंगे आप, है ना, तो वो आपको खुद लिखना पड़ेगा। हाउ डज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग बी डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिफर, मतलब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, तो इसकी चर्चा हम कर लेंगे अगली बार। तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।